इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं YS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट फॉर कंप्यूटर IT एजुकेशन, एडवांस अकाउंटिंग, कोचिंग फॉर कंपटीशन, स्पेशल फॉर PCS, ज्वाइन YIS। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर, संवाद को। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ी हुई और सामाजिक हस्तियों से मिलते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ हैं योगा में पिछले 10 साल से पौड़ाखेड़ा मंदिर पर योगा की क्लास देने वाले ऐसे समाज सेवी से हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्रीमान निहाल सिंह लाठर जी। लाठर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पवन कोहली जी। मैं सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने एक ऐसे कार्य की शुरुआत करी है जिसमें जो समाज में प्रतिभाएं हैं वो उन्हें फ्रंट पर निकाल कर लाने का जो आपने सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आपके लिए 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजे जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस लायक समझे हमें। हमारा एक कार्यक्रम संवाद यही है कि हम इस अपने संवाद के माध्यम से ऐसे हस्तियों को अपने यहाँ कार्यक्रम में बुलाएंगे और पूछेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछते हैं सर, कि आपका इस योगा के जो आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कैसे आपका प्लान बना आने का, बताइए कुछ हमें इस बारे में। मोहन जी, मैं काफी समय से सामाजिक कार्य ना करते हुए अपने में मस्त था। फिर अचानक 2008 में क्या हुआ, मुझे माइग्रेन की समस्या आ गई। जी जी जी। और मुझे माइग्रेन से इतना दुखी हो गया, एलोपैथी में बहुत ट्रीटमेंट ढूंढा उसका, कोई ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिला। डॉक्टर न्यूरोसर्जनों को दिखाया, बाद में कह देते थे एक टैबलेट आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी। अच्छा। एक असहनीय पीड़ा होती थी और बिल्कुल ऐसा लगता था मौत नजदीक है अब। अच्छा। मैं 2005 से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को टीवी पे कभी कभी देख लेता था, सुन लेता था। जिज्ञासा बस इच्छा थी उनसे मिलने की। तो ये एक ऐसा मोड़ आया मेरे जीवन में बीमारी से कि मुझे जो है वहां पे जाने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया इस बीमारी ने। तो मैं पतंजलि योगपीठ पहुंचा। वहां पे जाके मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया। मुझे पूर्ण आश्वासन मिला वहां से कि आप बिल्कुल निश्चित ही स्वस्थ हो जाएंगे इससे। एक आशा के साथ पहला शिविर 8 दिन का मैंने वहां पे किया और योगिक क्रियाओं को बहुत बारीकी के साथ, लगन के साथ, मुझे 1 हफ्ते का समय पता भी नहीं लगा कब बीत गया जी। और मैंने ये सब सीखा वहां पे। तो 1 हफ्ते के बाद मैंने अपने आप को बहुत तरोताजा और बहुत ही अच्छा महसूस किया, एक एनर्जी शरीर के अंदर। तभी मैंने ये निश्चय कर लिया अपने जीवन में योग को जोड़ना है और योग को उतारना है जीवन में, और जो लोग पीड़ित हैं उनकी सेवा करनी है योग के द्वारा। इसी उद्देश्य को लेके मैं वापस आ गया और मैंने फिर 2010 में मंदिर पौड़ाखेड़ा परिसर बिलारी में योग की छोटी सी क्लास शुरू की। वहां पे 2-4 लोग ही आते थे उस समय स्टार्टिंग में। हाँ, तो मैं आभारी हूँ मंदिर पौड़ाखेड़ा के जो पुजारी जी हैं, आदरणीय दिनेश चंद्र पारासरी जी। उनका पूर्ण सहयोग रहा, पूर्ण सहयोग हमें मिला उनका। और मंदिर के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं भाई पंकज चौहान जी, उनका भी भरपूर सहयोग हमें मिला और अब भी मिल रहा है उनका पूर्ण सहयोग। जिसकी वजह से हम योग को लेके आगे बढ़े और हमारा उद्देश्य रहा कि समाज के अंतिम पायदान तक योग, अंतिम व्यक्ति तक योग पहुंचे और वो
योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखें, इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। और काफी हद तक 4 क्लासेस जगह जगह बिलारी में शुरू कराई थी हमने योग की। अच्छा जी, तो कोरोना काल में स्थगित है इस समय, तो ये लेके हम चल रहे हैं और योग का कार्य करते रहेंगे जीवन भर, ये उद्देश्य है हमारा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है, तो फिर तो जिस तरह से आपने 10 साल बताया तो कुछ कोर्स या कुछ सर्टिफिकेट भी किया होंगे आपने? हाँ, सर्टिफिकेट लिए हैं, मगर मेरा उद्देश्य इसे व्यापारिक रूप देने का नहीं रहा। जी जी। केवल समाज सेवा के उद्देश्य से मैंने इसे लेके चल रहा हूँ। तो इसके लिए एक तो मुझे पतंजलि से ही सर्टिफिकेट मिला है। जी जी। और दूसरा सर्टिफिकेट मैंने आयुष मंत्रालय से मुझे मिला है। वो एक परीक्षा पास की थी मैंने, उसका सर्टिफिकेट मिला मुझे। जी जी जी। तो मैं कर्म में विश्वास अधिक करता हूँ। जी जी। तो ये अगर मैं इसे प्रोफेशनल बनाता या व्यापारिक रूप से इस उद्देश्य को लेकर चलता, तब उस ओर ध्यान जाता सर्टिफिकेट लेने के। जी जी जी। तो मैं केवल इसे जो है एक समाज सेवा के रूप में करना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा कार्यक्रम जारी है संवाद। देखते रहिए आप YAC न्यूज़। Bhaiji Resort, a famous name for birthday party, ring ceremony, wedding ceremony and spacious occasions. सभी प्रकार की सुसज्जित जय बालाजी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम संवाद में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं योग शिक्षक श्री मान निहाल सिंह लाठर जी। तो एक बार फिर क्वेश्चन का प्रक्रिया जारी रखते हैं और पूछते हैं इनसे और सवाल। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, युवा के माध्यम से आप क्या बता सकते हैं? जैसे दिक्कत क्या होती है, एग्जाम से पहले उनको बहुत कुछ भय भी रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि बहुत ज्यादा हमें भय, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है पढ़ाई के दौरान। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे? मैं विद्यार्थियों के लिए और जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगा, अपने दिन की शुरुआत प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा करें। जी जी। इसमें आपका कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। जी जी। और एक भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है, हमारे जो माइंड है उसमें वाइब्रेशन होती है। अच्छा। तो उस वाइब्रेशन से स्वेलिंग वगैरह दूर हो जाती है और मेमोरी शार्प होती है उस अभ्यास के करने से। अच्छा अच्छा। थोड़ा ध्यान का अभ्यास करें, तो अगर आप शुरुआत अपनी इन प्राणायामों के द्वारा, योग की क्रियाओं के द्वारा करेंगे, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा और एक आपको जो भय है, शंका है, वो निकल जाएगी बिल्कुल। जी जी जी। और एक नई चेतना, नई ऊर्जा का एहसास करेंगे शरीर में इसका अभ्यास करने से। जी जी। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि पहले योग को मूल में रख के अपने दिन की शुरुआत योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा करें और आपकी याददाश्त बढ़ेगी, उससे मेमोरी शार्प होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले योग, उसके बाद बाकी कार्य करें। जी जी जी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और होगा आपके लिए जी, कि कोरोना काल में योगा के माध्यम से कुछ ऐसे योगा के जो टिप्स हैं या बताए हैं, जिससे कि एक तो इम्यूनिटी पर देखिए मेन होता है सब इम्यूनिटी पावर का, अगर इम्यूनिटी जो पावर है वो मिल जाए, और ऐसे भयंकर बीमारी से कैसे बच सकते हैं योगा के माध्यम से? एलोपैथी में इसकी कोरोना की कोई भी अभी तक औषधि नहीं आई है। जी जी जी। आयुर्वेद में पहले से ही वर्णित है, और इस वक्त पतंजलि ने जो बनाई है कोरोना के लिए दवाई, वो भी बहुत कारगर है। तो इम्यूनिटी पर बढ़ाने की दवाइयों के रूप में आप तुलसी है, गिलोय, और अदरक है, हल्दी, जी जी जी, इसका काढ़ा बना के ले सकती हैं। चाय के स्थान पे चाय बंद कर दें और इसका काढ़ा लें नियमित रूप से, तो उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और उसके साथ साथ प्राणायाम, 5 प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। पहला कपालभाति हो गया, दूसरा अनुलोम विलोम, और तीसरा इसमें हो गया आपका बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत। ये 5 प्राणायाम आप नियमित रूप से करें
तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, और जो फेफड़ों में संक्रमण है किसी तरह का, या लंग्स सुकड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं लंग, हम क्या करते हैं, आधी सांस लेते हैं। जी जी। प्रत्येक व्यक्ति पूरी सांस नहीं ले पाता, जल्दी जल्दी सांसें छोटी हो जाती हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है उनके। तो इसके लिए आप नियमित रूप से अगर फेफड़ों की एक्सरसाइज, जिसे भस्त्रिका कहते हैं, जी जी। भस्त्रिका होती है, लोहार की धोपनी है, उसे संस्कृत में भस्त्रिका कहा जाता है। जी। तो आपने देखा होगा उसमें एयर को भरता है लोहार, और जब दबाता है तो वो एयर निकलती है, और वो लोहा उससे भस्म हो जाता है बिल्कुल उसकी जी 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 बिल्कुल वायु से। तो अगर हम इसी तरह से अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को में संकुचन और प्रसारण करें इसके जो है भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा, तो हमारे फेफड़ों का स्पेस बढ़ेगा, जिससे अधिक ऑक्सीजन समाहित होगी उसमें, और हमारे जो श्वसन तंत्र है वो मजबूत हो जाएगा इसके अभ्यास के करने से। और ये कोरोना, खांसी वगैरह हमें कभी छूएंगे भी नहीं, अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूँगा, मेरा क्वेश्चन और बनेगा, मेरा थोड़ा संस्कृति से और जो हमारी पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही है, तो पहले हमारी जो संस्कृति थी वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति की रही है, जिसमें योगा को प्रमुख स्थान दिया जाता है, क्योंकि वहाँ गुरु का जो है बहुत बड़ा महत्व होता था, क्योंकि आश्रम बने होते, आश्रम में रहा करते थे। तो वैसे ही, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेजों की जो यहाँ शासन आया, तो मेकाले द्वारा हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का कुछ सिद्ध प्राप्त किया गया। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि अब आप देख रहे हैं आज के स्वरूप को, पहले हमारी संस्कृति, दूसरी संस्कृति गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही, गुरुकुल संस्कृति रही, जहाँ जो आश्रम में रहा करते थे, आश्रम प्रणाली थी। तो उसमें और आज में क्या आप देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं, और क्या उसमें और कुछ हो सकता है आज के प्रति? बिल्कुल पवन जी, आप सत्य कह रहे हैं। ये जो गुरुकुल थे हमारे पहले, वो परंपरा रही है, उसमें 10 साल की एज से ही बच्चा गुरुकुल में पहुंच जाता था, और वहाँ पे एकांत में रह के अपना, घर की कोई टेंशन नहीं किसी उसकी, उसमें अपना विद्या का अभ्यास उनका चलता था। और वो बच्चे, वो जितने भी हैं, आप इतिहास में अगर देखें तो कुल में ही पढ़े हैं, और वहाँ पे उन्होंने, चाहे अर्जुन को ले लो आप, धनुर्विद्या में, मतलब वो भी, हाँ, वहाँ पे उन्होंने उसका अभ्यास करके, तो सब कुछ जो है मतलब गुरुकुल से ही हासिल किया था लोगों ने। जी बिल्कुल। अब उसका स्वरूप ही बदल दिया गया है एक तरह से, और स्वरूप बदल के वो हॉस्टल का रूप करना चाहा है इन्होंने। क्योंकि उसमें गुरुकुल में जब रहते थे छात्र, तो उसमें देखा कि उसमें बकायदा योगा, पूरी तरीके से योगा सिखाया गया। सारे जिस तरह से आपने बताया, उस सारी जो उनको जितनी भी प्रक्रियाएं या जो टेंस, मतलब टर्म्स हैं, उस सारा कुछ उसमें सिखाया जाता था। तो वो उसमें क्या होता था कि सब बड़ा अच्छा तरीके से आपको योगा के भी माध्यम से जो बहुत सारी विद्याएं थी वो भी सभी सिखाई जाती थी। लेकिन आज के रूप में अगर हम आधुनिकता के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो हमारी परंपरा रही है पहले से, उसके अंतर्गत ही एकांत में रह के, आश्रम में रह के शब्द वेदी वाण है, और ऐसे ही एक योग की क्रिया है वायुगमन। आपने सुना होगा महापुरुषों के बारे में, उड़ते थे वो, तो वो वायुगमन की एक योग की ही क्रिया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लुप्त हो गई एक तरह से। ये हमारी शिक्षा को मतलब एक तरह से बिल्कुल तोड़ मरोड़ के नया रूप दे दिया गया। जी 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 बिल्कुल। तो इससे काफी हानि हुई है देखा जाए तो। जी बिल्कुल। तो अभी देखते रहिए, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में हमारा कार्यक्रम संवाद जारी है, तो देखते रहिए YS न्यूज। DRPS Children Academy, class nursery to class 8 for brightening future। बड़े हवादार कमरे, शांत वातावरण में स्कूल की लोकेशन, स्मार्ट क्लासेस की सुविधा, खेलने के बड़े मैदान, बच्चों के मानसिक विकास के लिए समय समय पर प्रतियोगिता आयोजन, योग शिक्षक शिक्षिकाएं, स्टूडेंट के सर्वग्रेड विकास के लिए DRPS एक उपयुक्त इंस्टीट्यूशन। तो आज ही कराएं एडमिशन। ओपन सिरसी रोड, हनुमान चौक,
मनोकामना धाम के सामने ढकिया नहरू बिलारी मुरादाबाद। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। और हमारे साथ चर्चा परिचर्चा के लिए जुड़े हुए हैं योग शिक्षक निहाल सिंह लाठर जी। तो फिर एक बार स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरा फिर एक आपके से क्वेश्चन है, तो खैर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भविष्य में और आपकी क्या क्या प्लानिंग है इस ओर कार्य करने की, ये हमें बताइए, क्या योजनाएं हैं आपकी फ्यूचर में? जी, पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए और आचार्य जी को प्रणाम करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आचार्य जी से भी काफी कुछ सीखा है आयुर्वेद में। जी जी जी। और करीब करीब मैंने अपने यहाँ पे 50-60 औषधीय पौधों का संग्रह कर रखा है। अच्छा अच्छा जी, और इस बारे में भी काफी ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो पौधे हैं उनके नाम, आयुर्वेदिक नाम वगैरह वो सब कंठस्थ है मुझे। और एक मैं पहले से ही दवाई, हड्डी जोड़ने वाली दवाई आती है वो देता था। एक पौधा है उसका मुझे नाम याद नहीं था। अच्छा। तो एक बार मैं आश्रम में गया तो वहां पे मुझे एक गमले में वो पौधा मिला और उसका नाम लिखा हुआ। अच्छा। तो वो कालमेघ है। कालमेघ। जी, मैं बहुत टाइम पहले से हमारे बुजुर्ग देते थे उसे, उनसे मैंने पता कर लिया। अच्छा। वो 3 दिन में हड्डी को जोड़ देती है, मतलब अच्छा। हड्डी पे कैल्शियम आना शुरू हो जाता है 3 दिन के अंदर उसके द्वारा। बहुत लोग आते हैं, अभी वो निःशुल्क दवाई देता हूँ उसकी। अच्छा अच्छा, ये बहुत जी, बढ़िया जी। कार्य कर रहे हैं बहुत समय से। तो मेरी इस ओर भी योजना है, जब आचार्य जी का जो जन्म दिवस आता है उस पे हम निःशुल्क पौधों का वितरण करते हैं। औषधीय पौधे कुछ हम अपने बनाए हुए होते हैं, उसमें पहले से ही लगा के तैयारी करते हैं। कुछ नजदीकी जो पौधशाला है उनसे मंगा लेते हैं और करीब हम 100, 150, 200 पौधों का वितरण निःशुल्क लोगों को वही मंदिर पुणाखेड़ा परिसर में उस दिन करते हैं। अच्छा, तो इस समय आप बिलारी में क्लासेस दे रहे हैं पिछले 10 साल से। जी। तो कितने लोग मॉर्निंग में, जैसे आप मॉर्निंग में क्लासेस लगाते होंगे, तो कितने लोग आते हैं? इस समय हमारी जो मॉर्निंग में जो संख्या रहती है वो 25-30 लोगों की संख्या रहती है। जी जी जी। यूँ इससे अधिक फिर व्यवस्था करने में और उसमें जी जी थोड़ी कोरोना भी काल चल रहा है, तो उसमें से जो लोग परकम पे हो जाते हैं उसमें सब सीख लेते हैं। हाँ। अपना घर पे शुरू कर देते हैं या नजदीक में, और 10-5 लोग इकट्ठा होकर क्लास के रूप में वो करते हैं। जी जी जी। तो इस तरह से संख्या लगभग हमारी इतनी रहती है। जी। कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो उस समय पे, जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पे आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल देखा था। अच्छा प्रोग्राम, और हमारी 1-1000 तक संख्या पहुंची है पहले काफी उसमें। लोग पहुंचे हैं। जी, तो हमारी भविष्य को लेकर एक यही अभिलाषा है एक तरह से, हर गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर जी जी जी। योग को एक तो शिक्षा से जोड़ दिया जाए। एक चैप्टर जैसे नैतिक शिक्षा का था पहले जी, स्कूलों में, बिल्कुल। वो विलुप्त कर दिया गया एक तरह से। जी जी जी। तो अगर योग का एक सत्र उसमें दे दिया जाए तो बच्चा ही शुरू से उसे करने लगेगा और वो जो अपना जीवन में कभी इस तरह की अड़चने नहीं आएंगी, उसे स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर स्टार्टिंग से ही मतलब कि हम लोग इस और ध्यान नहीं देते योग की तरफ, और क्या होता है कि छोटी छोटी बीमारियां जकड़ लेती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अगर योग को अपनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी जो बीमारियां जकड़ लेती हैं वो नहीं जकड़ेंगी। और दूसरी चीज है कि फिर हम एलोपैथिक की जगह ना जाकर हम आयुर्वेद में अपना उपचार देंगे। बिल्कुल, और इसे प्रोत्साहन करने की जरूरत है। हर गांव, हर नगर में ऐसे लोग मिल जाएंगे मेरे जैसे, जो निःशुल्क सेवा के रूप में अपना समय दे सकते हैं। 1-2 घंटे का समय दे सकते हैं, ऐसे लोग मिल जाएंगे। केवल उनके जगह की व्यवस्था करानी है। हर जगह अगर इस तरह के योग भवन बने, उसमें छोटे छोटे उपकरण हों, तो इस तरह से एक योग को बल मिलेगा और हमारा जो देश है, जो पहले से हमारी संस्कृति रही है, उस ओर लौटेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए, काफी समय हुआ, आप चलते चलते मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। क्या आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से समाज को, खासतौर से लोगों को, खासतौर से उन युवाओं को जो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? पवन जी, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा सब युवाओं के लिए। एक तो युवाओं में नशे की लत बहुत बढ़ती जा रही है। मैं देखता हूँ खेल विलुप्त हो गए हैं बिल्कुल। जो पहले सुबह से ही लोग सुबह में, शाम में जो
कबड्डी पुराने खेल थे हमारे, वो खेलते थे, तो वो एक तरह से विलुप्त हो गए हैं। और क्या होता है, युवा पीढ़ी मोबाइल पे ज्यादा मस्त है आजकल। बिल्कुल, जिसे देखो मोबाइल में, किसी से बात करने का समय नहीं है, उसके बाद मोबाइल में ही खोया रहेगा। एक तरह से मोबाइल का नशा सा हो गया है। तो एक तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा, मतलब मोबाइल यूज करें मगर इस तरह से नहीं, बिल्कुल कम समय यूज करें उससे, और अच्छी अच्छी चीजें उससे नोट करें। और दूसरा, ये नशा तो जीवन को बर्बाद कर देता है, एक नशे की ओर ना बढ़े। और अगर कोई इस तरह का है तो उसकी मदद करें और समझाएं उसे, और योग को मूल में रख के ही कोई कार्य करें। जैसे आप पतंजलि को ही ले लें, उन्होंने, पूज्य गुरुदेव ने योग को मूल में रख के कार्य किया है, और आज पूरे विश्व में योग का, आयुर्वेद का डंका बजा हुआ है, बिल्कुल पतंजलि का। तो इस तरह से हम जो भी कार्य करें, युवा पीढ़ी जो भी कार्य करें, सर्वप्रथम योग को मूल में रखें। पहले योग से शुरुआत करें अपने, उसके बाद दैनिक क्रियाएं करें। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे से मैं समझता हूँ ये अवसर दिया अपने स्टूडियो में आने का, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये थे हमारे साथ योग शिक्षक बेलारी से निहाल सिंह लाडकर जी। जैसे भी मैंने आपको बताया कि पिछले 10 सालों से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं लोगों की, और योग को सिखाने का कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे ही आगे भी नई नई हस्तियों को अपने इस प्रोग्राम के माध्यम संवाद से लाते रहेंगे, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पूछेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए संवाद YS न्यूज के साथ। धन्यवाद।